क्यों आज हम लोग नई कहानी के सूत्रधार एवं संवेदनशीलता के हिमायती मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक पर चर्चा करेंगे। मलबे का मालिक मोहन राकेश की एक मर्मस्पर्शी रचना है। इस कहानी में लेखक ने कहानी की विषय वस्तु एवं शिल्प की सघन बनावट का परिचय दिया है। एक ओर विभाजन की विभीषिका और सांप्रदायिक उन्माद के फलस्वरूप उपजा हुआ त्रासद अनुभव है, तो दूसरी तरफ मानवीय संवेदना, आत्मीय सहजता एवं हिंदू मुसलमान की सतही उन्माद के नीचे निरंतर बहने वाली वो सहज भावधारा है जिसे इंसानी रिश्तों की बुनियाद के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार इस कहानी में राकेश ने कटु यथार्थ के धरातल पर मानव मन के हिंसा, संपत्ति के लोभ और विनाशक उन्माद को उभारा है, तो दूसरी ओर घृणा की और प्रतिहिंसा की परतों के नीचे बहने वाली भावधारा को उभार कर करुणा, कोमलता और मानवीय संवेदन को भी बहुत सलीके के साथ कहानी में स्थान दिया है। ये कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हॉकी का मैच देखने के लिए लाहौर से आए हुए उन मुसलमानों का आत्मीय वृत्तांत है जो कि मैच के बहाने अमृतसर के घरों, गलियों और बाजारों को देखने आए थे, जिन्हें वे विभाजन के बाद गुजरे हुए 7.5 वर्षों में देखना चाहते थे। बाजार में घूमते हुए इस टोली को लोग उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे। बहुत दिनों बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल टोपियाँ नजर आ रही थी। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफ़ी संख्या में ऐसे लोगों की भी थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर जाता। कहीं कहीं ऐसे वाक्य सुनाई दे जाते, चली यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। ये कहानी बाजार बासा अमृतसर पर केंद्रित है, जहाँ विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहाँ ज़्यादातर बांसों और शहतीरों की दुकानें थीं जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। इस आग में मुसलमानों की एक एक घर के साथ हिंदुओं की 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 वर्षों में उनमें से कई इमारतें खड़ी हो गई थीं, मगर उनमें मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच वे मलबे के ढेर अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बासा में उस दिन सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। यह बूढ़ा मुसलमान इस कहानी का प्रमुख पात्र है। ये कोई और नहीं, गनी मियाँ था, जो वर्षों पहले इस गली मोहल्ले को छोड़कर विभाजन से पूर्व ही पाकिस्तान चला गया था। गनी मियाँ अपने पीछे अपने इकलौते बेटे चिरागदीन, अपनी बहू और 2 पोतियों को छोड़ गए थे, जो कि किसी भी सूरत में अपने नए बने हुए मकान को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। गनी मियाँ को यह मालूम था कि अब मकान की जगह उसका मलबा ही देखने को मिलेगा, परंतु फिर भी वो गली के मोड़ पर खड़ा हुई इमारत को हसरत भरी नज़रों से अपने पीछे छूटे हुए मकान और घर के मलबे को देखना चाहते थे। मोड़ पर खड़े हुए गनी मियाँ को एक नौजवान देखता है और पूछता है, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? नवयुवक को ध्यान से देखते हुए गनी मियाँ ने कहा, बेटा तेरा नाम मनोरी है ना? युवक ने आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तो इतना सा था, कहकर बूढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हमने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा, हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसकी बीवी बच्चे तो मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूँ। मनोरी ने गनी की बाँह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूँ। वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस ओर देखता रहा। यहीं पर कहानी प्रतिहिंसा, उन्माद और संपत्ति के लोभ की ओर मुड़ जाती है और पीपल के पेड़ के नीचे सोए
रखे पहलवान का चरित्र सामने आता है, जिसका उस गली मोहल्ले में दबदबा था और जो चिराग दीन और उसके बीवी बच्चों को मारकर उस मलबे का मालिक बन बैठा था। कहानीकार गनी मियाँ और रखे पहलवान को एक दूसरे से रूबरू दिखाता है। एक और हिंसा और उन्माद का शिकार गनी मियाँ, तो दूसरी ओर क्रूरता और प्रतिशोध का पुतला रखे पहलवान। दोनों के मध्य का संवाद इस कहानी का चरम बिंदु है। एक तनाव भरी स्थिति को कहानीकार राकेश जिस सहजता से उभार कर अंजाम देते हैं, वो रचनाकार की एक बड़ी उपलब्धि है। गनी मियाँ कुएं के सिल पर बैठकर बोला, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा परिवार छोड़कर गया था और आज यहाँ पर मिट्टी देखने आया हूँ। तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। रखे पहलवान ने चौतराई से प्रसंग मोड़ा और लाहौर के हालचाल पूछने लगा। कहानी का अंत मलबे के एक कोने पर बैठे हुए कुत्ते की गुर्राहट और कौवे की उपस्थिति से होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक कौवे और कुत्ते के बहाने मलबे की मिल्कियत पर अब इंसानों की बजाय पशु पक्षियों को मानने लगा है, जो कि इंसानी रिश्तों पर एक सांकेतिक प्रहार है। इस प्रकार ये कहानी एक व्यंग्य को भी उभारने वाली है। गनी मियाँ अपनी निरीहता और सहजता में भी इंसानी जज्बात के प्रतीक हैं, जबकि रखे पहलवान अपनी क्रूरता, हिंसा और लोभ लालच के कारण एक कायर और छिछला चरित्र है। इस कहानी में लेखक ने बहुत सहजता से कहानी के अंतर्वस्तु और शिल्प का कुशल संयोजन किया है। कहीं भी आकस्मिकता और नाटकीयता का पुट नहीं है। बहुत सहज गति से कहानी आरंभ से अंत की ओर बढ़ती है। इस रचना में मानवीय मूल्यों की टकराव सामने आता है। कहानी की संवेदना के बारे में अगर चर्चा की जाए तो कहा जा सकता है कि राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकार थे। नई कहानी आंदोलन का प्रमुख स्वर कहानी के अंतर्वस्तु के रूप में जीवन के कटु यथार्थ और अंतर विरोध से युक्त जटिलताओं को उभारना है। ये कहानी नई कहानी आंदोलन की इस स्थापना को चरितार्थ करती है। मोहन राकेश अपने रचना कौशल में स्थूल यथार्थ के आर्थिक सामाजिक पहलू को उभारते हैं, साथ ही मानव मन की गहराइयों में भी अपने पात्रों को ले जाते हैं। इस प्रकार मन के सूक्ष्म और गहन यथार्थ का उद्घाटन भी उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। मलबे का मालिक इसका एक उदाहरण है। रखे पहलवान के माध्यम से मानव मन की भीतरी हलचल के संकेत ये कहानी देती है। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों का ताना बाना एक दूसरे से गूंथा हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर कथावस्तु का गठन, चारित्रिक जटिलताओं का विन्यास, वातावरण की सृष्टि और भाषा की सहजता का रचाव इस कहानी का सशक्त पक्ष है। यही इस कहानी की सफलता भी है।